नमस्कार साथियों, आपका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। हम यहाँ हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और आज का हमारा जो विषय है वो है क्रिया। आज हम जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं और वाक्य में क्रिया का किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्रिया जैसा कि परिभाषा में लिखा है कि वाक्य में कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द, उन शब्दों को ही हम क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, ऐसी और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं। हमने कुछ उदाहरण इसके यहाँ लिए हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो शब्द हमें किसी कार्य के होने का बोध कराए वह शब्द क्रिया कहलाता है। यदि हम इसे वाक्य के रूप में समझें तो जैसे राधा गाना गाती है। अब यहाँ पर देखिए कि राधा जो है वो काम क्या कर रही है? गाने का। तो जब वाक्य में कोई शब्द हमें किसी कार्य की सूचना दे तो वह जो शब्द है वही क्या कहलाती है? क्रिया। और यहाँ पर जो राधा है वो क्या है? कर्ता, क्योंकि काम करने वाला कर्ता कहलाता है। और यहाँ पर जो राधा है वह जो काम कर रही है वह है गाना गाने का। तो गाने का कार्य राधा द्वारा किया जा रहा है, इसलिए राधा करता है और जो काम हो रहा है वह क्या है? क्रिया। इसे हम आगे और देखेंगे। इसी में देखो आगे कई बार प्रश्न पूछते हैं धातु किसे कहते हैं। तो यहां पर धातु का अर्थ है क्रिया के मूल रूप को। किसको? क्रिया का जो मूल रूप है उसे ही हम धातु कहते हैं। जैसे क्रिया पढ़ना से बनी है, पढ़, यानी कि पढ़ना जो है उस रूप में हम पढ़ते हैं, लेकिन इसका मूल रूप जो है वो पढ़ है। पढ़ना से पढ़ने बनी है, पढ़ से पढ़ना बना है, लिख से लिखना, चल से चलना, उठ उठना, नहा नहाना, धो धोना। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह जो लिखा हुआ है यह इसका मूल रूप है। और जब हम इसमें ना जोड़ते हैं, जैसे पढ़, इसमें ना हमने प्रत्यय जोड़ दिया, तो ना प्रत्यय जोड़ते ही इसका हमारे सामने एक नया रूप आ गया, पढ़ना। लेकिन यह इसका मूल रूप नहीं है। हम मूल रूप किसे कहेंगे? इसी रूप को हम इसका मूल रूप कहेंगे। तो आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं क्रिया के प्रकार। क्रिया के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। क्रिया के मुख्य रूप से दो प्रकार है। पहला है कर्म के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। जैसे कर्म के आधार पर हम देखते हैं कि इसके दो प्रकार हमारे सामने आते हैं। पहला है अकर्मक और दूसरा है सकर्मक। या पहले हम सकर्मक ले लेते हैं और बाद में हम ले लेते हैं इसको अकर्मक। रचना के आधार पर इसके अलग अलग प्रकार हैं। कई जगह हम 5 पढ़ते हैं, कई जगह 6 पढ़ते हैं, कई बार 8 पढ़ते हैं। हम यहाँ पर मुख्य रूप से 6 पढ़ेंगे और फिर भी इसके अलावा हम आपको 1-2 क्रिया का प्रकार और भी बताएंगे। इसमें मुख्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया
और तात्कालिक क्रिया। इस प्रकार से हम इनका एक एक करके विवेचन करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले शुरू करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया का प्रकार। कि जो कर्म है उस कर्म के आधार पर क्रिया के कितने रूप होते हैं और किस प्रकार से हम समझेंगे कि अकर्मक क्रिया कौन सी होती है और सकर्मक क्रिया कौन सी होती है। देखिए, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर इसका हम देखते हैं। पहला वो है सकर्मक क्रिया। जैसा कि क्रिया जो है सकर्मक अपने नाम से ही बोध करवा रही है कि कर्म सकर्म अक, कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का भी प्रयोग होगा और उसका प्रभाव, क्रिया का प्रभाव जब कर्म पर पड़ेगा तो वहां क्रिया सकर्मक होगी। देखिए, वाक्य में क्रिया का फल, क्रिया का व्यापार या फल कर्ता पर न पड़कर, कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, वहां सकर्मक क्रिया होती है। हमने परिभाषा पढ़ी कि क्रिया जो है वो उसका प्रभाव कर्म पर पड़े, कर्ता पर नहीं। इसको हम समझते हैं उदाहरण के अनुसार। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो यहां पर हमने देखा कि यहां पर मोहन तो करता है। क्यों? क्योंकि पढ़ना जो काम है, पढ़ना जो शब्द है वो हमें क्रिया का बोध करवा रहा है और पढ़ना जो है वो क्या है? क्रिया। तो इस प्रकार से यह क्रिया करने वाला कौन है? कर्ता। लेकिन ये जो काम है पढ़ना, वो हो क्या रहा है? तो इसमें दे रखा है कि पुस्तक। तो पुस्तक जो है वो इसका क्या हो जाएगा? कर्म। हम वाक्य में किस प्रकार जान सकते हैं कि वाक्य में कर्म है या नहीं? इसका पता लगाने के लिए आप लोग ध्यान रखें कि वाक्य में क्रिया से पहले क्या प्रश्न लगाकर हम जान सकते हैं कि उसमें कर्म है या नहीं। क्या, किसे या किसको, इन तीन शब्दों को आप जान लें और जब भी आपको वाक्य में कर्म ढूंढना हो कि इस वाक्य में कर्म है या नहीं है, तो आप क्रिया से पहले क्या लगाएं? किसे लगाएं? किसको लगाएं? इन तीनों में से यदि किसी का भी आंसर आता है तो वहां पर वह
सकर्मक क्रिया हो सकती है। होती नहीं है, हो सकती है। इसका कारण क्या है वो हम देखते हैं कि जब हम किसी वाक्य में जो क्रिया है उस क्रिया से पहले जब हम क्या, किससे या किसको यह प्रश्न लगाएंगे तो हमारे सामने उत्तर के रूप में दो बातें आती है। एक तो क्या आएगा, उसमें कर्ता। हो सकता है कि कई बार क्या का उत्तर जो कर्ता दे रखा है वो भी हो जाए, या फिर कर्ता के अलावा अन्य। तो आप समझें कि यदि किसी क्रिया में हमने इनमें से प्रश्न पूछा और उत्तर यदि कर्ता आया, उत्तर यदि कर्ता आया तो वहां पर वह क्रिया सकर्मक न होकर अकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी? अकर्मक। क्यों? क्योंकि हमें उत्तर कर्म चाहिए, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? सकर्मक। यदि वाक्य में कर्म ही नहीं होगा तो वह क्रिया सकर्मक कैसे हो सकती है? और यदि वाक्य में कर्ता के अलावा अन्य कोई शब्द आता है तो वहां पर वह सकर्मक क्रिया हो सकती है। सकर्मक क्रिया हो सकती है। हम इसे उदाहरण के अनुसार जानते हैं। उदाहरण के अनुसार इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे हमने लिखा राकेश तो ईमानदार निकला। राकेश तो ईमानदार निकला। तो यहां पर क्रिया है निकला। क्रिया क्या है? निकला। क्या निकला? अब हमने इसमें प्रश्न लगा दिया, क्या निकला? उत्तर आया ईमानदार। उत्तर आया ईमानदार। अब आप ये पूछें कि जो ईमानदार है वो कौन है? वो तो राकेश है। तो यहां पर राकेश और ईमानदार दोनों एक दूसरे के लिए ही प्रयोग किए गए हैं। इसलिए यहां पर यह ईमानदार शब्द कर्म न होकर कर्ता का पूरक है। कर्ता का पूरक। कहने का मतलब यह है कि यदि उत्तर में आपको कर्ता या कर्ता का पूरक मिले, ध्यान से समझना कि यदि वाक्य में जब हमने प्रश्न पूछा क्रिया से और उसका उत्तर यदि कर्ता आता है या कर्ता का पूरक आता है तो वहां पर वह क्रिया सकर्मक न होकर क्या होगी? अकर्मक। तो यहां पर यह जो क्रिया है वो क्या है? अकर्मक क्रिया है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो हम इसके और उदाहरण देखते हैं। देखिए, मैंने वाक्य लिखा एक।
मीरा राधा को पुस्तक देती है। दूसरा वाक्य लिखा मैंने, चिड़िया उड़ रही है। तीसरा वाक्य लिखा, गोपाल विवेक को पढ़ाता है। अब हम इन 3 वाक्यों को देखते हैं एक बार। एक वाक्य और ले लेता हूं। गीता तो बुद्धिमान है। गीता तो बुद्धिमान है। इस प्रकार से हमने 4 वाक्य देखे। इन 4 वाक्यों में अब हम देख रहे हैं कि किस वाक्य में कौन सी क्रिया है। समझने का प्रयास करें। मीरा राधा को पुस्तक देती है, तो देती है ये क्या है? क्रिया। चिड़िया उड़ रही है, उड़ रही है ये क्या है? क्रिया। गोपाल विवेक को पढ़ाता है, पढ़ाता है ये क्या है? क्रिया। गीता तो बुद्धिमान है ये क्या है? क्रिया। है का मतलब है होना। तो आप देखिए हमने इन सब में क्रिया का पता लगा लिया है। अब जब हम प्रश्न पूछेंगे क्या किसे किसको, यदि हम इन तीनों में से कोई सा भी प्रश्न पूछें और किसी का भी आंसर आता है तो वह सकर्मक क्रिया माना जाता है। लेकिन शर्त क्या थी हमारी कि उत्तर जो है, यानी कि इनका जो उत्तर है वो कर्ता व कर्ता का पूरक नहीं होना चाहिए। ये आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि यदि आपने प्रश्न पूछा और प्रश्न का उत्तर यदि कर्ता आता है या कर्ता का पूरक आता है तो वह क्रिया सकर्मक न होकर क्या होगी? अकर्मक। देखिए मीरा राधा को पुस्तक देती है, तो यहाँ पर क्रिया काम करने वाला कौन है? मीरा। क्योंकि मीरा पुस्तक दे रही है इसलिए मीरा तो क्या हो गई? कर्ता। अब मीरा जो पुस्तक दे रही है तो वह पुस्तक दे रही है। हमने पूछा मीरा क्या देती है? आंसर क्या आया? पुस्तक। इसका मतलब क्या पुस्तक कर्ता है? कर्ता नहीं है। इसका मतलब जब कर्ता नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? कर्म। क्योंकि क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर किस पे पड़ रहा है? कर्म पर। और हमने परिभाषा क्या पढ़ी थी कि जब किसी क्रिया का फल या व्यापार जो है वो कर्म पर पड़े तो वहां पर क्या होती है? वो सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। तो यहां पर क्रिया क्या, तो आंसर क्या आया? पुस्तक। और पुस्तक क्या हो गई? कर्म। इसके अलावा हमने पढ़ा किसको देती है,
किसको देती है? राधा को। तो ये भी क्या है? कर्म। इसका तात्पर्य ये हुआ कि सकर्मक क्रिया जो है वो एक कर्मक व द्विकर्मक भी हो सकती है। इसको हम आगे और देखेंगे एक बार। पहले यहां देख लेते हैं कि यहां दो कर्म है, इसलिए यहां पर क्रिया क्या है? द्विकर्मक। यानी कि इसमें दो कर्म दे रखे हैं, इसलिए क्या हो गई ये? द्विकर्मक। हमने देखा कि ये जो क्रिया है, ये जो वाक्य है, इसमें जो क्रिया है वो क्या है? सकर्मक। दूसरा वाक्य देखो, चिड़िया उड़ रही है। हमने प्रश्न पूछा क्या उड़ रही है, और हमारे सामने उत्तर आया चिड़िया उड़ रही है। उत्तर आया, बिल्कुल आया कि चिड़िया उड़ रही है। अब आप मुझे यह बताइए कि क्या यह चिड़िया करता नहीं है? करता ही है, क्योंकि उड़ने का जो काम है वो कौन कर रहा है? चिड़िया। और हमारा प्रश्न ये था कि यदि क्या के या किसे या किसको, इन तीनों को प्रश्न लगाएंगे, अगर उत्तर कर्ता या कर्ता का पूरक आता है तो वह क्या नहीं होगा? सकर्मक क्रिया नहीं होगी, या वह कर्म नहीं माना जाएगा। जब इसका उत्तर कर्ता आ रहा है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह जो चिड़िया है ये कर्म न होकर कर्ता है, और कर्ता जो है वो सकर्मक क्रिया नहीं माना जाता। इसलिए इस वाक्य में क्या है? अकर्मक क्रिया है। इस वाक्य में क्या है? अकर्मक क्रिया है। आगे देखो, पढ़ाता है क्रिया है। ये जो है इस क्रिया को करने वाला है, क्योंकि गोपाल पढ़ाता है, तो ये गोपाल तो क्या हो गया? कर्ता। क्या पढ़ाता है? क्या का आंसर आया? नहीं आया। किसे या किसको पढ़ाता है? तो हमारे सामने आंसर आया विवेक को पढ़ाता है। तो क्रिया का फल किस पे पड़ा? विवेक को। इसका तात्पर्य है कि विवेक को क्या है? कर्म है। तो यहां पर विवेक को जो कर्म है, तो कर्म आते ही इसका मतलब ये हो गया, ये जो क्रिया है वो कौन सी है? सकर्मक क्रिया है। आगे देखिए एक और सेंटेंस, गीता तो बुद्धिमान है। गीता क्या है? क्या है? बुद्धिमान। गीता तो बुद्धिमान है। अब जब बुद्धिमान है क्रिया गीता, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या प्रश्न का आंसर आया, और वो क्या आया? बुद्धिमान। तो आप ये देखिए कि बुद्धिमान कौन है? गीता। तो क्या गीता और बुद्धिमान दो अलग अलग हैं या एक ही हैं? यदि एक ही हैं दोनों, क्योंकि गीता कौन है? बुद्धिमान। और बुद्धिमान कौन है? गीता। कि दोनों जब एक ही हैं तो इस एक को हम क्या मानेंगे? इस कर्ता का पूरक। तो यहां पर गीता तो क्या है? कर्ता, और बुद्धिमान क्या हो गया? कर्ता का पूरक। पूरक का मतलब है वाक्य में कर्ता की पूर्ति करने वाला शब्द, कि यदि हम यह शब्द नहीं लिखेंगे तो वाक्य की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए यह जो है वो क्या है? कर्ता का पूरक। और जब कर्ता या कर्ता का पूरक क्या, किसे, किसको, इसका आंसर आता है, तब वहां पर जो क्रिया है वो कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया होती है। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें।